ब्रीफिंग में आपने मेंशन किया यू गेव द थैंक टू बोथ द कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने पार्टी को समझकर उन्होंने इस बार इलेक्शन से स्टेप बैक किया। तो सर पार्टी को लेकर ही बात हो रही है, तो मेरा सीधा सवाल रहेगा सर, आफ्टर लिस्टिंग आउट दी बीजेपी का जो ऑफिशियल कैंडिडेट्स के बाद में तेजू सोनपुरा में क्या हुआ कि लिस्ट आउट होने के बाद में उसे रिव्यू रखा गया, उसके बाद में फिर जो ऑफिशियल कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया तो उसे हटाकर फॉर्मर मिनिस्टर कम एमएलए को रिप्लेस किया। क्या कारण रहा होगा सर, क्योंकि आई गेस बीजेपी में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा सर, जैसे आप कह रहे हैं सर। नहीं, कैंडिडेट चेंज तो पार्टी में होते रहता है, लेकिन नॉर्मली बहुत कम होता है ऐसा। मैं यहाँ इलेक्शन कमेटी का मीटिंग में मैं नहीं था। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर यहाँ ईटानगर आए थे, उसके बाद मैं भी तुरंत चले गए और अचानक सेंट्रल पार्टी ने बोला कि कैंडिडेट का लिस्ट भेज दीजिए। तो यहाँ चुनाव समिति का बैठक में मैं नहीं था, मैं अंडमान निकोबार में था। अंडमान से मैं जब दिल्ली पहुँचा तो लिस्ट लेके दिल्ली में आया। उस समय तेजू का बदांग तायंग का नाम में यहाँ से रिकमेंडेशन हुआ और उसमें एक यूनानिमसली उन्होंने कहा कि उसको टिकट देना चाहिए। लेकिन बाद में सेंट्रल कमेटी ने शायद उसका कुछ रिपोर्ट देखा होगा और वहाँ का समीकरण को देखा होगा, फिर हाई कमांड ने फिर कहा कि टिकट चेंज करना चाहिए। तो मैं टिकट प्रक्रिया में इतना बहुत एक्टिवली मैं रोल प्ले नहीं करता हूँ, वो पार्टी प्रेसिडेंट और मुख्यमंत्री जी देखते हैं। लेकिन जिसका चेंज हुआ मैं उसके लिए दुखी हूँ कि किसी का भी टिकट चेंज होगा तो हम लोग सबको फील करता है, ह्यूमिलेशन होता है। लेकिन जिसको टिकट मिला है वो भी अपना है, तालमेल करके काम करना चाहिए। मेरे लिए विपक्ष पक्ष सब अपना है, रूलिंग अपोजिशन बोल के नहीं है। लेकिन बीजेपी का अंदर जो टिकट चेंज हुआ, मेरा तरफ से अपील रहेगा कि जिसके लिए जो टिकट चेंज हुआ और जिसका टिकट चेंज किया, दोनों इसको बहुत पर्सनल मत लीजिएगा। और क्योंकि हाईकमान का निर्देश था तो इसमें हम लोगों का इसमें बहुत रोल नहीं होता है। और वैसे भी मैं डायरेक्ट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में मैं इतना इन्वॉल्व कभी भी नहीं होता हूँ। मैं जब से एमपी बना है, जब मैं नेशनल सेक्रेटरी था 2004 से 2009 तक पार्टी का मैं नेशनल सेक्रेटरी था, तब मैं बहुत इन्वॉल्व होता था। आजकल मैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा इतना रोल नहीं होता है। सर, आज अरुणाचल प्रदेश में ये भी एक बड़ा सर है कि जितना भी बीजेपी कैंडिडेट का फाइनल लिस्ट है वो आपने रिकमेंड किया है, तो कहीं ना कहीं जो सपोर्टर है वो काफ़ी नाराज है। मैंने अभी आपको बताया तो वो कैंडिडेट फाइनलाइज करने में मैं मीटिंग में ही नहीं था। मैं जब यहाँ कैंडिडेट का लिस्ट बनाने के लिए फाइनल कमेटी का मीटिंग हुआ था, उसमें मैं था नहीं, मैं अंडमान में था और अचानक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया तो मैं था भी नहीं उसमें। सर आज की ब्रीफिंग से लग रहा है कि आप अपना नॉमिनेशन फाइल करने को लेकर एंड व्हाटएवर आपने जो किया है इन कुछ सालों में उसको लेकर आप ब्रीफ करें। आपको क्या लगता है सर, अभी अगर जैसे मेरे मीडिया कलीग ने भी कहा और हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया में, आपने जितना मेंशन किया अपना काम को लेकर, कहाँ में कमी रहेगी? आपको लगता है कि अभी भी आपके जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और पार्लियामेंट्री के लोग आपसे नाराज़ हैं? हम अभी भी अगर आप लाइव में देखोगे तो कई चीज़ें आपके खिलाफ बोले जा रहे, तो क्या लगता है? तो डेमोक्रेसी में जैसे कि मेरा खिलाफ कोई लड़ रहा है, वो किरण रिजिजू जो बहुत अच्छा है बोल के तो फाइट नहीं करेगा ना। वो तो यही कहेंगे कि किरण रिजिजू ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी में आपको अपोजिशन होना पड़ेगा ना, कम से कम 10% 15% तो अपोजिशन होता ही है। जैसे कि लास्ट इलेक्शन में आप लोग को शायद मालूम नहीं होगा, इन लोगों ने क्या किया, फेसबुक में 200-300 आदमी ग्रुप बनाया, वो फेक नाम भी होता है, वो उनका काम है मुझे गाली देना। लेकिन जमानत तो जब्त हुआ सबका, लेकिन फेसबुक में देखेंगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा। ऐसे ना, वोट तो जनता देता है। ऐसे सोशल मीडिया में गाली देने के लिए मैं भी चाहूँगा तो ऐसे बना सकता हूँ ना, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है ये सब करने के लिए। अगर मैं अभी 500 यूथ को एंगेज करेंगे कि आप सिर्फ गाली देते रहो दूसरा को, तो गाली से भर जाएगा। ये सब मेरा पास कहाँ समय है फेसबुक में गाली देने के लिए। बात नहीं करती हूँ, लेकिन छोटा सा सवाल रहेगा। रिसेंटली हमने विजिट किया था बोमडिला, आपका होम डिस्ट्रिक्ट ही है, वहाँ के लोग भी आपसे काफ़ी नाराज़ हैं। उनका कहना है कि किरण रिजिजू नाफरा जा सकता है लेकिन बोमडिला नहीं आ सकता, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं होता है। अगर मैं यूनियन मिनिस्टर होकर के एक गांव को मैं अपना मेरा गांव है करके वही बैठते रहेंगे तो फिर आप देश सेवा नहीं कर पाएंगे। देश सेवा करना है तो सबको बराबर ट्रीट करना पड़ेगा।
मेरे लिए कोई फेवरेट नहीं है, सब फेवरेट है। इसलिए ये सब छोटे छोटे जो लोग सोचते हैं ना कि आप मेरा गांव का है, सारा एमपी फंड इसी गांव में दे दो, ऐसा नहीं होता है। सबको बराबर देना है, एक लाख देने से भी सबको बराबर देना चाहिए। सर मेरे ओर से लास्ट सवाल रहेगा सर। सर आपने मेंशन किया फिल्म इंस्टीट्यूट को लेकर जोटे में, एंड आई गेस आप अवेयर होंगे कि वहाँ पे एनआईटी भी है। 10 साल से भी ज़्यादा हो गया सर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, एंड आई गेस नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, अभी प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन किया। नहीं हुआ है सर, हम खुद भी जाके देखे हैं। तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे, क्योंकि जब हम सीएम से सवाल रखते हैं तो वो कहते हैं कि सेंट्रली फंडेड। हाँ, सेंट्रल प्रोजेक्ट है। आपकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया मैं गया ना, मैंने उस दिन बता दिया लोगों को कि ये जो भी कॉन्ट्रैक्टर डिले करता है उसको बुला करके टाइम बाउंड करो, इसको पैसा देने वाला हम हैं, प्रोजेक्ट लाने वाला हम हैं। और कॉन्ट्रैक्टर अगर समय में ख़त्म नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्टर को भी तो पकड़ना पड़ेगा ना। सर आयुष को लेकर क्या कहना चाहिए सर? आपने सैंक्शन करवा दिया, इनॉग्रेशन हो गया, लेकिन प्रॉपर वे से चल रहा है कि नहीं, आपको पता है वो? बिल्कुल, वो जो भी जिम्मेदारी ऑफिसर है, जिसको भी वहाँ इंस्टीट्यूट संभालने के लिए रखा है, उसको जिम्मेदारी दे करके काम करवाना है। सर शॉर्टेज ऑफ फैकल्टीज है, शॉर्टेज ऑफ सब ये विषय बहुत लंबा है। कोई भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ काम एक आदमी नहीं करेगा। अब होम मिनिस्टर तो हर पुलिस बीट का तो वो नहीं दिखेगा ना, वो भरोसा करके एसपी होते हैं वहाँ में, एसपी के अंदर में फिर एसएचओ होता है, थाना होता है, फिर वहाँ गार्ड होता है, सबको परफॉर्म करना होता है, सबका ड्यूटी है, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ एक आदमी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, सबको। अभी जैसे पेपर लीक में जो पेपर लीक हुआ तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन को तो गवर्नमेंट नहीं चला सकता है। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन को भी गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा तो वो कैसे ऑटोनोमस हो जाएगा? तो ऑटोनोमस बना करके रखा है, ऑटोनोमस में ही चोरी करता है, वही पेपर बेचता है, तो कितना गलत बात है। तो एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। तो एक आदमी गलत काम करता है फिर बाकी को बदनाम देता है। सर मेरा तरफ से एक सवाल है। सर अभी वेस्टर्न पार्लियामेंट से बहुत सारा कैंडिडेट्स आ रहे कॉन्टेस्ट करने के लिए, ऑलमोस्ट 8 जैसा नाम आ रहे हैं अभी, जिसमें से नाबाम तुर्की भी है कांग्रेस में से, एक फिगर है वो जो। तो आपको लगता है कि डू यू रियली हैव एन ओपोनेंट इट इस टाइम? देखिए, नाबाम तुर्की साहब बहुत अच्छा इंसान है और जेंटलमैन है। वो राजनीति में मेरे से पहले आए, वो एमएलए 6 बार बन चुके हैं और लास्ट टाइम भी मेरे खिलाफ नाबाम तुर्की जी ही कॉन्टेस्ट किए थे। लेकिन क्या है, तुर्की साहब का टाइम जो है पार हो गया, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, 6 टाइम्स एमएलए रहे हैं, तो जितना करना था तुर्की साहब ने कर लिया। अब कांग्रेस का युग इस देश में समाप्त हो चुके हैं। तो तुर्की साहब तो मैं मिलने से उसको यही बोलेगा कि आपको पार्टी ने कॉन्टेस्ट करने दिया तो ठीक है, मगर आप अंदर से मुझे ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि काम तो मुझे ही करना है। कल को सगाली का काम हो या गांव में एक स्कूल बनाना है, बॉर्डर एरिया में कोई मेडिकल सेंटर बनाना है, तो मुझे ही करना है ना। ये तो तुर्की साहब तो नहीं करेंगे। इसलिए तुर्की साहब भी जानते हैं, वो चुनाव कांग्रेस पार्टी ने नाबाम तुर्की साहब को मेरे खिलाफ में टिकट दे के लड़वा रहा है, लेकिन तुर्की साहब खुद भी जानते हैं कि अरुणाचल का सेवा मुझे ही करना है। दिल्ली में बैठ कर के हमको ही दौरा दौरी करना है। अरुणाचल के लोग दिल्ली में जाएंगे, कोई एक्सीडेंट होगा मुझे ही देखना है, कोई बीमार होगा मुझे ही इलाज करवाना है, वहाँ फेस्टिवल होगा, कुछ मीटिंग होगा, डेलीगेशन आएगा, एक्सकर्शन जाएगा, सबको मुझे ही देखना है। वो तुर्की साहब भी मुझे अंदर से ब्लेसिंग दे रहा है। तो आप कॉन्फिडेंट है? कॉन्फिडेंस का बात ही नहीं है, तुर्की साहब खुद ही हमको ब्लेसिंग दे रहा है, तो मेरा कॉन्फिडेंस का इसमें सवाल कहाँ से आता है? सर अरुणाचल का सबसे बड़ा इशू है चकमा हाजुंग इशू। आप 2019 में आप जब जीत के आया था तब बोला था कि ये चकमा हाजुंग इशू को आप जल्दी ही सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन अभी 5 साल गुजर गया लेकिन कुछ भी सोल्यूशन नहीं आया। इस पर आप क्या कहना चाहिए? सोल्यूशन ऐसा है, चकमा हाजोंग को उस ज़माने में जब लेके आया था, कुछ लोग नेहरू के समय में आए थे, कुछ इंदिरा जी के समय में लाए थे 60s में। वो बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा हो गया, लेकिन हम लोग जब सरकार में आए 2004 में, तब तक तो चकमा संख्या इतना ज़्यादा हो गया। अब इंसान होने के नाते सबको गोली तो नहीं मार सकते हैं, सब उठा के तो आप फेंक नहीं सकते हैं, उसको ह्यूमैनिटेरियन तरीके से बाहर ले जाना होगा।
हम लोगों ने क्लियरली कहा कि पहले कांग्रेस समय में जो गलती हो गया, हम वापस नहीं जा सकते। हमारे समय में आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको सिटीजनशिप देंगे मगर अरुणाचल में नहीं देंगे। आप लोग अरुणाचल से बाहर जाने का व्यवस्था शुरू कर दीजिए। ये हम लोग ने क्लियरली चकमा लोगों को कन्वे कर चुके हैं। अब कभी भी मत सोचिए कि अरुणाचल में सिटीजनशिप मिलेगा। और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया है CAA, उसमें कानून बना दिया है पार्लियामेंट ने कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो भी माइनॉरिटीज़, क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, जो भी इंडिया में आया है उसको सिटीजनशिप देगा, मगर वो 2014 से पहले जो भी आया है सिटीजनशिप देगा, मगर अरुणाचल प्रदेश में नहीं। ट्राइबल स्टेट्स, प्रोटेक्टेड स्टेट्स, हमारा जैसे जो अरुणाचल ट्राइबल स्टेट है, यहाँ अब कोई फॉरेनर यहाँ सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, रेफ्यूजी को भी नहीं मिलेगा। वो कांग्रेस के समय में जो गलती किया वो तो हम वापस हिस्ट्री में तो जाके चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे समय में अब नहीं मिलेगा। और CAA में कानून पास हो गया, अब चकमा हाजों को अरुणाचल में उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। एज ए इंडियन आ सकते हैं लेकिन सिटीजनशिप नहीं मिलेगा अरुणाचल में। मेरा कहने का मतलब है कि जब आपको याद होगा, शायद आपने एक ब्रीफिंग पे कहा था वही कि तो जल्द ही डिपोर्टेशन करेंगे, तो डिपोर्टेशन वहाँ 5 साल हो गया, कब होंगे? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब यहाँ नहीं बैठेंगे तो कहीं तो जाना पड़ेगा उसको। आप चाहते हैं कि हम उसको गोली मार दें क्या? जब कहीं जाने के लिए जगह तो कहीं एक्सेप्ट होना पड़ेगा ना। देखिए, कुछ चीज़ होता है ह्यूमैनिटेरियन, प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप सोच के बताएं कैसे उठा के ले जाएगा इंसान को। कहीं जगह तो चाहिए ना, उसको आप बे ऑफ बंगाल में तो नहीं फेंक सकते ना। तो वो बाहर में एडजस्टमेंट का जगह ढूंढ रहा है, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम लोग तो कह दिया अरुणाचल में आप टेम्पररी है, आप परमानेंट नहीं बैठ सकते। जब तक आप बैठेंगे आप टेम्पररी है, आपको ना ST सर्टिफिकेट मिलेगा, ना इंडियन सिटीजनशिप अरुणाचली हो के आपको मिलेगा, नहीं। वो क्लियर है, रूल बन चुका है, कानून बन चुका है। वो जब अगर वो 20 साल में जगह नहीं ढूंढ पाएंगे तो क्या उनको यही कहने देंगे? तो नॉन ट्राइबल लोग भी तो बैठता है, कोई 50 साल से बैठा हुआ है, लेकिन अरुणाचली होके तो नहीं बैठा ना। मेरा लास्ट वो बैठेगा लेकिन अरुणाचली होके नहीं बैठेगा। सर, अभी डिपोटेशन का तो बात हो गया, लेकिन इनका क्वेश्चन सुन के एक सवाल आ रहा है कि सर सिटीजनशिप नहीं देगा, आप कह रहे हैं नहीं मिलेगा, उनको कह रहे हैं, लेकिन कई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग राइट नहीं दिया गया। वोटिंग राइट तो हर इंडियन को देता ही है ना। तो यहाँ नॉन ट्राइबल्स को वोटिंग राइट नहीं है क्या? सर, उन लोग उसका यहाँ पे तो होगा नहीं बोल रहा है। आप लोग एक चीज़ नहीं समझ रहे हैं, हर इंडियन का वोटिंग राइट कहीं भी है, मिलेगा। अभी हमारा अरुणाचल में लगभग नॉन ट्राइबल वोटर्स अरुणाचल में लगभग 3 लाख है। सर, यू मीन जो अभी चकमा से अरुणाचल लेकिन में 3 रह लाख रहे हैं, वोटर हो गया मतलब वो थोड़ी ना अरुणाचली सर, you ट्राइबल mean बन जो गया। चकमा से अभी अरुणाचल में रह रहे हैं वो हाँ। इंडियंस हैं। तो कानून बन चुका है ना, सिटीजनशिप का जो कानून बना है उसको क्या कहते हैं, आप लोग पढ़ा होगा। जी 2014 से पहले जो भी माइनॉरिटीज़ वहाँ रिलीजियस परसिक्यूशन करके जो भगाया उसको सिटीजनशिप दिया जाएगा, मगर अरुणाचल में नहीं मिलेगा, ट्राइबल स्टेट में नहीं मिलेगा। रूल क्लियर हो गया ना। तो अरुणाचल तो खुले CAA को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कानून बन चुका है कि अरुणाचल में अब कोई सरकार चाहने से भी किसी रेफ्यूजी को यहाँ नहीं बसा सकता है, उसको सिटीजनशिप अरुणाचली बन करके नहीं मिलेगा। सर, एक सवाल लास्ट हाँ, ACF का जो स्टेटमेंट था, तवांग चर्च ST हटा देंगे और एक एंटी कन्वर्जन बिल वगैरह लाए, इस चीज़ को लेके क्रिश्चियन लोग का मतलब एक वहाँ में एक नाराज़गी है कि वोट इंडिया अलायंस को देना चाहिए। इसमें अब क्या कहेंगे सर? देखिए, सेक्युलर वर्ड भी हटा देगा बोल के एक हवा में चला रहा है सर। आज का दिन में मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास का जो हमारा मंत्र है उसमें सब इंक्लूड है। यहाँ आपस में 2 गुट अगर कुछ बोलेगा तो उसको ब्लेम मुझे क्यों देना है? आप ट्राइबल है, आप कोई भी धर्म मना सकते हैं, तो आपका राइट को तो मैं तो नहीं छीन सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो मैं तो बदल नहीं सकता। इसलिए जो आपस में बोला बोली होता है उसको लेकर के पॉलिटिकल कलर नहीं देना चाहिए। तवांग चर्च के बारे में मैंने तो पहले ही बोल दिया, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए वहाँ के लोकल लोगों के साथ बात करना चाहिए, क्योंकि वो लैंड का इशू है, वो मेरा ज़मीन नहीं है। वहाँ के प्रशासन और वहाँ के लोकल लोगों के साथ बातचीत करके सोल्यूशन निकालना चाहिए। हर चीज़ आप MP को बोलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। हर आदमी,
हर एक का रोल होता है। यहाँ में जैसे कि एक बार पेमा खांडू साहब का खिलाफ मैं यहाँ मूवमेंट चलता है बोल के बाहर में इतना फैला दिया। मेरे पास में 2-3 जर्नलिस्ट आए, वो बोला कि आप पेमा खांडू साहब के खिलाफ में काम कर रहा है, आप चीफ मिनिस्टर बनेगा क्या? मैं बोला कि मैं अरुणाचल स्टेट पॉलिटिक्स छोड़ दिया है। लोग हंसेगा कि यूनियन इतना सीनियर मिनिस्टर होते हुए भी यहाँ अंचल मेंबर, ग्राम पंचायत, जिला परिषद में हाथ डालता है बोलेगा। इसलिए मैं इसका टोटल लोकल पॉलिटिक्स को मैं छोड़ दिया। मैं सिर्फ पार्लियामेंट के लिए फाइट करूँगा। पेमा खांडू साहब को स्टेट चलाने दीजिए, मैंने ये बोला। किसी ने उसको बदमाशी करके कि किरण रिजिजू अरुणाचल का इंटरेस्ट नहीं है बोलता है, तो ऐसा बदमाशी होता है ना अरुणाचल में। तो इस तरह का चीज़ों को आप लोग ही तो सही करना चाहिए। मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि पंचायत इलेक्शन में हाथ नहीं डालेगा और वो दूसरा बोल रहा है कि वो अरुणाचल इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा होता है, आदमी कुछ बोलने के लिए बोलेंगे। ACF को मैंने पहले अपील कर चुका है, धर्म के नाम से कभी भी अपील मत कीजिए और उसको आप पॉलिटिक्स में मत जोड़िए, क्योंकि हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा और बाद में दाग लगेगा। जो आज धर्म के नाम से पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, उसी पे उसके धर्म के लोग बाद में ब्लेम करेगा कि इसके समय में पॉलिटिसाइजेशन किया गया है संगठन को। ACF नॉन पॉलिटिकल है, इसलिए उसको हम लोग इज्जत देना चाहिए।